70 की आयु के लगभग उसकी मृत्यु हो जाएगी। भारत से जुड़ी कुछ भविष्यवाणियां जिनको अभी भी होना बाकी है, अब उसकी बात करते हैं। 2025 को मेष के प्रभाव में तीसरी किस्म की जलवायु आएगी। एशिया का राजा मिस्र का भी सम्राट बनेगा। उसका ऐसा अंत होगा जो रोंगटे खड़े कर देगा। सितारा 7 दिन तक जलेगा और एक बादल से निकलेंगे 2 सूरज। एक बड़ा कुत्ता रोएगा सारी रात और एक महान पोप अपना मुल्क छोड़ देगा। यहां सवाल यह है कि भारत जैसे समर्थ देश के तृतीय विश्व युद्ध में कमजोर होने की संभावना कैसे हो सकती है। मुझे नहीं पता आप भविष्यवाणियों पर कितना विश्वास करते हैं या बिल्कुल भी नहीं करते, पर अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो वादा करता हूं कि मन का आपका जो ये विचार है जरा सा ही सही पर बदलेगा जरूर। नास्टेडमस द्वारा भारत के संबंध में की गई भविष्यवाणियों को जरा सुनिए, जिसमें से कुछ तो घटित हो चुकी है, मैं आपको वो भी बताऊंगा, और कुछ शायद जल्द घटित होने वाली है। समझिएगा, सुनिए इन शब्दों को। निष्कासित स्त्री फिर सत्तारूढ़ होगी। उसके बैरी उसके विरुद्ध षड्यंत्र करेंगे। 3 वर्षों के अपने यादगार कार्यकाल के बाद 70 की आयु के लगभग उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब समझिए, सन 1977 के आम चुनाव में इंदिरा जी की पराजय हुई थी और जनता पार्टी की सरकार बनी थी, किंतु 1980 में वे वापस सत्ता में आई थी और प्रधानमंत्री भी बनी थी। जब उनकी हत्या कर दी गई थी उस समय उनकी आयु 67 वर्ष की थी, 67 ईयर्स। अब सुनिए, राजाज्ञा से एक उत्तम वायु चालक अपना पेशा छोड़कर देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हो जाएगा। 7 वर्षों तक ख्याति प्राप्त करने के पश्चात उसका ऐसा अंत होगा जो रोंगटे खड़े कर देगा। एक बर्बर सेना का कृत्य वेनिस को आतंकित कर देगा। कोयले से काली महिला अचानक गायब हो जाएगी और धीरे धीरे महान लोग क्रुद्ध होते जाएंगे। आप समझिए, संजय गांधी की मृत्यु के पश्चात राजीव गांधी अपनी माता इंदिरा जी की सहायता करने हेतु राजनीति में आए थे। सन 1984 में इंदिरा जी की हत्या के पश्चात वे कांग्रेस के नेता बनकर प्रचंड बहुमत से जीतकर प्रधानमंत्री बने। 7 वर्ष पश्चात सन 1991 में उनकी दिल दहला देने वाली हत्या कर दी गई। हत्या करने वाली महिला कोयले से भी काली थी। उसके इस कृत्य से वेनिस अर्थात इटली, सोनिया गांधी इटली की हैं, आतंकित हो गई। इसके बाद कमजोर दल सत्ता पा जाएगा। वैसा ही हुआ। बाढ़ के बाद आएगा एक ऐसा साल जब 2 मुखिया चुने जाएंगे। इनमें से पहला सत्ता छोड़ देगा, वह कलंक से बचने के लिए ऐसा करेगा, और परंतु दूसरे के सामने और कोई चारा नहीं बचेगा। पहले मुखिया को बनाने वाला घर भंग हो जाएगा। अब समझिएगा, विद्वान लोग इस भविष्यवाणी को विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर के कार्यकाल से जोड़कर देखते हैं। चंद्रशेखर और देवीलाल सत्ता में आए थे। चंद्रशेखर ने दबाव के कारण इस्तीफा देकर कलंक से बचने का कार्य किया, जबकि चौधरी देवीलाल उनका साथ न देते तो क्या करते। लोकसभा भंग हो गई और फिर मध्यावधि चुनाव की घोषणा हो गई। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री के पद पर 7 माह तक ही रहे। उन्होंने जनता दल से कुछ नेता लेकर समाजवादी जनता पार्टी की स्थापना की थी। यदि हम महान बाढ़ की बात करें तो एक तो कश्मीर में और दूसरी केदारनाथ में बाढ़ आई थी। उसके बाद देश की परिस्थिति ही बदल गई। नई सरकार में नरेंद्र मोदी के समक्ष चुनौती बढ़ती चली गई। हालांकि पहले मुखिया को बनाने वाले का घर भंग हो जाएगा, ऐसी परिस्थिति तो नहीं आई। इसलिए ये भविष्यवाणी चंद्रशेखर पर ही फिट बैठती है। भविष्यवाणियों में थोड़ा सा पीछे जाते हैं, ये काफी नजदीक का हो गया ना, थोड़ा पीछे जाते हैं। एक समय ऐसा आएगा कि जब बेपढ़े लोग पढ़े लिखों की सभ्यता को तबाह कर देंगे और पुस्तकें वगैरह फूंक डालेंगे। ऐसा दुर्लभ ज्ञान नष्ट कर दिया जाएगा जिसका अधिकांश भाग वापस नहीं पाया जा सकेगा। अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो आपको समझ आ गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। बर्बर आक्रमणकारियों के हमले में भारत के नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला के विश्वविद्यालय नष्ट हो गए थे। हजारों मंदिरों और महलों को नष्ट कर दिया गया था। यह बात सर्वविदित है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने अखंड भारत के आधे हिस्से की हिंदू और बौद्ध सभ्यता को लगभग नष्ट ही कर दिया था। यह मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि इन्हीं बातों के कारण नास्ट्राडामस की बातों पर विश्वास होने लगता है। भारत से जुड़ी कुछ भविष्यवाणियां जिनको अभी भी होना बाकी है, अब उसकी बात करते हैं। अभी तो मैंने आपको बता दिया जो हो चुका है। 3 ओर घिरे समुद्र क्षेत्र में वह जन्म लेगा जो बृहस्पतिवार को अपना अवकाश दिवस घोषित करेगा। उसकी प्रशंसा और प्रसिद्धि, सत्ता और शक्ति बढ़ती ही जाएगी और भूमि व समुद्र में उस जैसा शक्तिशाली कोई भी नहीं होगा। वैसे इसके बारे में मुझे भी नहीं पता है, ये
कब होगा, कैसे होगा, इसलिए आप कमेंट करके मुझे बताइएगा अगर आपको पता है या आप गेस कर सकते हैं। 5 नदियों के प्रख्यात द्वीप राष्ट्र में एक महान राजनेता का उदय होगा। इस राजनेता का नाम वरण या शरण होगा और ये एक शत्रु के उन्माद को हवा के जरिए समाप्त करेगा और इस कार्रवाई में 6 लोगों की मौत होगी। भारत में वैसे तो कई प्रसिद्ध नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, कृष्ण आदि। लेकिन पंजाब ऐसा क्षेत्र है जिसे 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है। पंजाब, पंजाब अर्थ जहां 5 नदियां बहती हो। पूर्व में इसे पंचनद प्रदेश भी कहा जाता था। पंजाब प्राचीन काल से धरती की राजनीति का मुख्य केंद्र भी रहा है। ये 5 नदियां हैं सतलुज, व्यास, रावी, चिन्नाब और झेलम। इन पांचों नदियों का उल्लेख वेदों में भी किया गया है। तो क्या पंजाब से होगा वो महान राजनेता? पंजाब के इतिहास को देखें तो गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जैसी महान विभूतियां इसी क्षेत्र से ताल्लुक रखती हैं। पैगंबर के कुल नाम के अंतिम अक्षर से पहले के नाम वाले सोमवार को अपना अवकाश दिवस घोषित करेगा। अपनी सनक में वह अनुचित कार्य भी करेगा, जनता को करों से आजाद कराएगा। पैगंबर तो एक ही है, मोहम्मद। उनके कुल का नाम जैसा मुझे पता है हाशमी था। हाशमी के अंतिम अक्षर के पहले श आता है, यानी जिस नेता के प्रादुर्भाव की बात कही जा रही है उसका नाम श से शुरू होना चाहिए। अक्टूबर 2025 को मेष के प्रभाव में तीसरी किस्म की जलवायु आएगी। एशिया का राजा मिस्र का भी सम्राट बनेगा। युद्ध, मौतें, नुकसान और ईसाइयों की शर्म के हालात बनेंगे। माना जा रहा है कि उक्त वर्ष में किसी ऐसे युद्ध की आशंका है जिसके चलते न्यूट्रॉन बम का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके व्यापक प्रभाव वाले क्षेत्र में तत्काल ही जीवन समाप्त हो जाएगा। ऐसा कौन करेगा? एशिया का महान शक्तिशाली नेता कौन, बताइएगा। सांप्रदायिकता और शत्रुता के एक लंबे दौर के बाद सभी धर्म तथा जातियां एक ही विचारधारा को मानने लगेंगी। 17 साल के भीतर 5 पोप बदले जाएंगे, तब एक नया धर्म आएगा। अब जहां तक एक ही विचारधारा को मानने की बात करें तो ओशो जैसे संतों को भारत, चीन सहित समूचे पश्चिम में ध्यान से पढ़ा जाता है और उनके विचार विश्व में प्रख्यात हैं। तो क्या धार्मिक क्रांति होने वाली है? महान सितारा 7 दिन तक जलेगा और एक बादल से निकलेंगे 2 सूरज। एक बड़ा कुत्ता रोएगा सारी रात और एक महान पोप अपना मुल्क छोड़ देगा। इसको समझते हैं तो पोप बेनेडिक्ट 16वें ने अचानक इस्तीफा दे दिया था, मुल्क छोड़कर चले गए। 85 साल के पोप वैसे ही कमजोर हो रहे थे। इनसे पहले पोप जॉन पॉल द्वितीय 26 साल अपने पद पर रहे और दूसरे पोप का चयन हुआ। अनिश्वरवादी और ईश्वरवादियों के बीच संघर्ष होगा। ऐसे माहौल में मुक्तिदाता आएगा शांति दूत बनकर। सागरों के नाम वाला धर्म चांद पर निर्भर रहने वालों के मुकाबले तेजी से पनपेगा और उसे भयभीत कर देंगे। ए तथा ए से घायल 2 लोग। अब ये ए तथा ए से घायल समझ नहीं आता, लेकिन चांद पर आधारित धर्म एक ही है, इस्लाम। और दुनिया में जितने भी सागर हैं उनमें से सिर्फ हिंद महासागर के नाम पर ही एक धर्म है जिसे हिंदू धर्म कहते हैं। आगे के वाक्य की व्याख्या करना बहुत ज्यादा कठिन है, लेकिन नास्टेदमस ने अपनी भविष्यवाणियों में हिंदू धर्म के उत्थान की बात हमेशा की है। तृतीय विश्व युद्ध के संदर्भ में नास्टेदमस लिखते हैं, अनिश्वरवादी और ईश्वरवादियों के बीच संघर्ष होगा। अनिश्वरवादी, चीन का धर्म और वहां की सरकार अनिश्वरवादी ही है। पिछले समय में चीन द्वारा पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल से घनिष्ठता बढ़ाकर भारत की घेराबंदी करने का जो कृत्य किया था, उससे यही लगता है कि चीन के इरादे नेक नहीं है। एक सेनापति उत्सुकतावश पीछे भागती दुश्मन सेना की फौज के पीछे भागेगा और उसके बचाव चक्र को भेदता हुआ अंत तक उन्हें जाकर रोकेगा। वे पैदल भागेंगे मगर उनसे अधिक दूर नहीं रहेगा वो। अंतिम जंग गंगा के किनारे होगी। गैंग्स लिखा हुआ है, GANGES, लेकिन गंगेज नाम से फ्रांस का एक कस्बा तो है, लेकिन किनारे शब्द का इस्तेमाल तो नदी के लिए ही किया जाता है। इसलिए व्याख्याकार के मुताबिक इसे भारत के संदर्भ में ही लिखा गया है, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि गंगा किनारे। भारत, फ्रांस, जॉर्डन आजाद कराए जाएंगे। निर्दयी शक्तियों का सुदूर पूर्व में विनाश होगा। गंगा, जॉर्डन, फ्रांस और स्पेन को हड़पने वाला साम्राज्य खत्म हो जाएगा। समुद्र में खून और लाशें तैरती दिखेंगी।
यहाँ सवाल ये है कि भारत जैसे समर्थ देश के तृतीय विश्व युद्ध में कमजोर होने की संभावना कैसे हो सकती है, पीछे हटने की संभावना कैसे हो सकती है, समझ नहीं आ रहा है कैसे संभव होगा ये। इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो या तो पहला कि राजनीतिक नेतृत्व की कमजोरी हो, और या फिर आंतरिक कारण और आपसी फूट जो बीच में चलती रहती है उसमें उलझने के कारण जो है सीमा पर ध्यान ही ना दें। यही दो कारण हो सकते हैं। और भी भविष्यवाणियां हैं, मगर इन्हीं भविष्यवाणियों से दिमाग चकरा जाता है। मानिए या ना मानिए, पर बीते वक्त में जो लिखा घटित हुआ है उसको देखकर मन में दुविधा तो होती है। लगता तो है कि क्या ये भी होने वाला है। आपका इस पर क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।